नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुश्किलों में फंसी बीजेपी को मिला रास्ता, प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। सीएम धामी ने मारा छक्का, प्रेमचंद को लगा जोरदार धक्का। मार्च महीने का सियासी कनेक्शन कई नेताओं पर पड़ा भारी। इस बार प्रेमचंद अग्रवाल हुए शिकार। मार्च में ही त्रिवेंद्र और हरदा की गई थी कुर्सी। अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान। कहा, मैं लेता हूं भगवान का नाम, बीजेपी वाले करते हैं अवैध मदरसे, लव लैंड और थूक जिहाद। क्या कर रही है सरकार? 18 मार्च को देहरादून नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक। अब तक आए करीब 31 प्रस्ताव। पार्षदों को कई उम्मीदें, शहर वासियों को समस्याओं से निजात मिलने का इंतजार। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को यूं ही धाकड़ धामी नहीं कहा जाता। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सीएम धामी कब गुगली डाल दें और कब छक्का मार दें, इसका कोई अंदाजा लगा नहीं सकता। प्रेमचंद अग्रवाल मामले ने जब तूल पकड़ा और बीजेपी पर चौतरफा दबाव बढ़ा, तब मंत्री जी की कुर्सी खींचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सीएम धामी का छक्का, लेकिन प्रेमचंद को लगा जोरदार धक्का। फिर धाकड़ साबित हुए धामी। प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा, सीएम धामी का छक्का, प्रेमचंद को लगा धक्का। क्या विवाद से छूटा पीछा? विवादों में आए प्रेमचंद अग्रवाल को बचाने और डैमेज कंट्रोल करने की लाख कोशिशों के बाद भी मंत्री जी की कुर्सी बच ना पाई। पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध होता रहा और ये इस कदर बढ़ा कि प्रेमचंद अग्रवाल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और प्रदेश की जनता के सामने झुकना पड़ा। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि सीएम धामी को यूं ही धाकड़ धामी नहीं कहा जाता। एक्स्ट्रा प्लेयर से इनिंग शुरू करके कप्तान बनने तक सीएम धामी इतना परिपक्व हो गए हैं कि कब गोगली डाल दें और कब छक्का मार दें, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। दिल्ली से वापस लौटने के बाद भले ही सीएम धामी ने प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं पर विराम लगाने वाला बयान दिया हो, लेकिन हमने अपनी रिपोर्ट में ये बता दिया था कि बीजेपी या तो प्रेमचंद अग्रवाल को बचा रही है या फिर लिए गए एक्शन को छुपा रही है। और बीते दिन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे ने हमारी रिपोर्ट पर मोहर लगाने का काम किया। देखिए, नैतिकता के आधार पर हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और जब उनसे ये गलती हुई थी तब भी उन्होंने जो है माफ़ी मांगी थी, लेकिन जन भावनाओं को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। मैं कांग्रेस के इस बयान पर ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के एक विधायक जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर गाली गलौज कर रहे थे, कांग्रेस के तमाम नेता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या नैतिकता के आधार पर अपने उस विधायक से इस्तीफा मांगेंगे? क्या कांग्रेस इस प्रकार की चीज़ें और इस प्रकार की राजनीति जो करना चाहती है उससे उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के विकास की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के समाज के हितों की राजनीति करती है। बीजेपी भले ही कह रही हो कि नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफे के ऐलान के वक्त प्रेमचंद अग्रवाल का यूं फफक कर रोना कुछ और इशारा करता है। प्रेमचंद अग्रवाल की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि उनके एक बयान ने बीजेपी के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी है जिससे बाहर आने का रास्ता इस्तीफे के अलावा दूसरा और कोई नहीं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये मामला प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से शांत नहीं हो जाता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर भी एक्शन होना चाहिए। तो ये जो प्रेमचंद जी का इस्तीफा है, ये इसके परिणामों से भयभीत भाजपा ने मजबूरी में ये कदम उठाया है, मजबूरी में उठाया है। और सत्यता ये है कि प्रेमचंद से ज़्यादा तो अहंकार तो उनके अध्यक्ष ने दिखाया है। पहले उन्होंने मैदानी पहाड़ी किसी ने नहीं कहा, सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको ये रूप देने की कोशिश की ताकि प्रेमचंद पर हमला न हो
जब लोगों ने कहा नहीं ये तो उत्तराखंड का अपमान है और किसी भी वर्ग के लिए इस तरीके की टिप्पणी की गई होती तो हमारा यही रिएक्शन होता, यही हमारा गुस्सा होता। तो फिर उनके समझ में आया, तो फिर उन्होंने जो है ऐसा कहने वाले लोगों को सड़क छाप कह दिया। ये एक अपमानजनक टिप्पणी है। बता दें कि जब प्रेमचंद अग्रवाल के बयान का मामला गरमाने लगा था, तब सीएम धामी ने खुद खुले मंच से प्रेमचंद अग्रवाल को चेतावनी दी थी। तभी से उम्मीद और बढ़ने लगी थी कि प्रेमचंद अग्रवाल पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। हालांकि विपक्ष ने उस वक्त भी इसे सीएम धामी का आया गया बयान माना था, लेकिन बीते दिन जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया, उससे एक बार फिर सीएम धामी धाकड़ धामी बनकर उभरे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की सियासत में मार्च का महीना सियासतदानों के लिए धड़कनें बढ़ाने वाला रहा है। इसी मार्च के महीने ने कई नेताओं का सियासी भविष्य खतरे में डाला और अब इसी मार्च के महीने ने प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी भी छीन ली। आखिर क्या रहा उत्तराखंड के नेताओं का मार्च महीने से कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में मार्च का महीना भले ही मौसम के लिहाज से दिलकश होता है, लेकिन सियासी लिहाज से ये महीना बेहद गर्म होता रहा है। एक बार फिर मार्च के ही महीने में एक कैबिनेट मंत्री की कुर्सी चली गई। पहाड़ के लोगों को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान के चलते आखिरकार प्रेमचंद अग्रवाल ने कैबिनेट मंत्री के पद से अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी भी मार्च के महीने में चली गई थी, तो वहीं हरीश रावत की कुर्सी भी मार्च के ही महीने में खींच ली गई थी। दिलचस्प ये भी है कि ये सभी घटनाक्रम बजट सत्र के दौरान ही हुए हैं। हालांकि मौजूदा दौर में सियासत की गर्मागर्म प्रतिक्रियाओं का दौर फरवरी में हुए विधानसभा सत्र के दौरान ही शुरू हो गया था और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर दबाव बनाया जाने लगा था। यही नहीं, पार्टी और सरकार दोनों ही निशाने पर थे। लोग बीजेपी के खिलाफ सहज रूप से लामबंद हो रहे थे, तो वहीं सरकार के खिलाफ नाराजगियों का दौर भी शुरू हो चुका था। ऐसे में इस विवाद के शुरू होने से लेकर इस्तीफे के घटनाक्रम तक का तकरीबन एक महीने का समय मंत्री, पार्टी और सरकार तीनों के लिए ही बेचैन करने वाला रहा। मार्च के महीने में कई सरकारी आवास खाली होते रहे हैं और साल 2025 में भी एक बार फिर एक मंत्री अपना सरकारी आवास खाली करके चले गए हैं। बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है तो लोकतंत्र की मजबूती का आधार भी है। पार्टियों, सरकारों और मंत्रियों का आना जाना लगा रहता है और साथ ही सरकारी आवासों को खाली करने और उसे किसी नए शख्स को अलॉट करने का प्रक्रम भी चलता रहता है। उत्तराखंड में मार्च का महीना आमतौर पर राजनीतिक रूप से उठापटक वाला हमेशा से रहा है। साल 2025 में भी एक बार फिर से इसी मार्च के महीने में एक कैबिनेट मंत्री को अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ा है। बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है और शायद लोकतंत्र की मजबूती का आधार भी। सरकारी बंगले यूं ही खाली होते रहते हैं और वो किसी नए मंत्री को अलॉट भी होते रहते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा संभवतः उत्तराखंड में पहला ऐसा इस्तीफा है जिसके होने के बाद एक तरफ पटाखे फोड़े गए तो दूसरी ओर बंद का ऐलान भी हुआ। उत्तराखंड की भौगोलिक विविधता जहां इस सूबे के लिए किसी वरदान से कम नहीं, तो वहीं अब सियासी तौर पर यही विविधता नई चुनौतियां लेकर आई है। राज्य गठन के बाद संभवतः पहली बार किसी सरकार के सामने मार्च के महीने में ऐसे हालात बने हैं जिसमें उसे सरकार बचाने या मुख्यमंत्री को बचाए रखने से अधिक क्षेत्रवाद की राजनीति के बचे रहने की चुनौती है। मार्च का महीना और राजनीतिक चुनौतियां विषय पर उत्तराखंड में एक लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन जिस चर्चा से बचा जाना चाहिए वो है उत्तराखंड में क्षेत्रवाद की राजनीति और इसके दुष्प्रभाव। फिर भी मौजूदा वक्त में मार्च का महीना कुछ इस ओर इशारा कर रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि मार्च के महीने में पौधों पर आती नई पत्तियां अप्रैल और मई तक पुरानी हो जाएंगी और सियासत में क्षेत्रवाद की जड़ें भी इसी के साथ खत्म हो जाएंगी। मार्च का महीना और उत्तराखंड, इसे लेकर राजनीतिक पहलू से एक लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन इस बार ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जब मार्च के महीने में पौधों पर नई पत्तियां आ रही हैं, उसके बाद अप्रैल और मई तक जब ये पत्तियां पुरानी हो जाएंगी तो राजनीतिक रूप से भी जिस क्षेत्रवाद की बात बार बार पिछले कुछ वक्त से उत्तराखंड में सुनाई दे रही है,
वो बातें भी इसी के साथ ठंडी हो जाएंगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अफजाल के साथ में आशीष तिवारी, देहरादून। और ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर बाइक रैली निकाली गई। आपको बता दें कि डोईवाला में ये बाइक रैली निकाली गई, जिसे हरी झंडी दिखाई सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने। आदर्श संस्था की अध्यक्ष श्रीमती आशा कोठारी ने बताया कि तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित आदर्श संस्था सामाजिक और रचनात्मक क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ड्रग मुक्त उत्तराखंड को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले स्काउट गाइड विभाग के साथ पूरे प्रदेश में भी ये अभियान चलाया गया था। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर चल रहे एक्शन पर सवाल पूछा है। हरदा का कहना है कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री धामी के मुंह से अवैध मदरसे, अवैध मजार, लव लैंड और थूक जिहाद सुना है। ऐसे में सरकार ने क्या किया है? हरीश रावत ने आरोप लगाया कि बीजेपी जनहित के मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए ऐसी चीजों को गढ़ती है ताकि समाज में नफरत फैल सके। भैया सोच, कभी अवैध मदरसे, कभी अवैध मजार, कभी अवैध कब्जे, कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद। ये क्या है भाजपा की? ये भाजपा ने तो ऐसा लगता है ये शब्द इनके वार क्राई की तरीके से है। आप उसको रोज दोहरा रहे, रोज कह रहे, और ये सब चीजें जो है न जाने कितनी बार मुख्यमंत्री के से मुख से मैं सुन चुका हूं कि अवैध मदरसे करके। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? उधर कांग्रेसियों ने स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 36वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। घंटाघर स्थित उनकी मूर्ति पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने माल्यार्पण कर नमन किया। इस मौके पर सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हम सभी को हेमवती नंदन बहुगुणा के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। देखिए, आज हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 36वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनका स्वर्गवास हुआ था 1989 में 17 मार्च को। और भारत ने एक बहुत योग्य नेता, जो भारत का दुर्भाग्य रहा और उनका भी दुर्भाग्य रहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, सबसे योग्य व्यक्ति थे। उत्तरकाशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया। वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने देहरादून से उत्तरकाशी पहुंचकर सबसे पहले भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर नागेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे वो बखूबी निभाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी जनपद उत्तरकाशी की जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे दी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, एक एक कार्यकर्ता, हम सब मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप में आने वाले, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे 2027 के चुनाव हो, हम तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विजय प्राप्त कराएंगे। इन दिनों लोहाघाट ब्लॉक के नई बलाई गांव में पेयजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि कई बार विभागीय अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसे में नाराज ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान प्रशासक जानकी बिष्ट के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। अरे सर, हमारे पास चौथे पांचवें दिन पानी आ रहा है, जो नए जलकूप आजकल खोला हुआ है, इसमें भी 4 दिन में 1 दिन आ रहा है, और वो भी बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। जो हमारे पुराने स्रोत हैं वो हमारे गांव के लेवल में है ही नहीं। जो हमारा 40-45 परिवार हैं, उस लेवल में कहीं भी चारों ओर पानी नहीं है। और वहाँ से जितना पानी गया है, लोहाघाट को चला गया, यहाँ खोना बोरा को 2 लाइन यहाँ चली गई है, और गाँव में पानी और कोई सुविधा ही नहीं है। पानी हमारी मांग है कि जो पानी हमारा है तो हमारे क्षेत्र का, हमारे गाँव को ही दिया जाए। जल निगम देगा घर नल वाला। उधर घनसाली विधानसभा में लैनी सौड़ मोटर मार्ग में अधूरे पड़े डामरीकरण को लेकर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय का घेराव किया। साथ ही अधिशासी अभियंता डीसी नौटियाल को ज्ञापन सौंपकर जल्द मोटर मार्ग के डामरीकरण की मांग की। उधर अधिशासी अभियंता डीसी नौटियाल ने बताया कि मोटर मार्ग करीब 5 किलोमीटर पर पहले ही डामरीकरण कर दिया गया है, जबकि 2.5 किलोमीटर की ईडीपीआर वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन को भेज दी गई है।
एक्शन साहब के पास जो है अपने रोड के डामरीकरण ग्राम सोड़ लेनी बुढ़वा वाले डामरीकरण के मामले में आए थे। उसमें 7.5 किलोमीटर हमारी रोड है, जिसमें जो है 0 पॉइंट से बुढ़वा तक गांव तक 5 किलोमीटर ये पहले हो चुका है और हमारे गांव को वहां पर 2.5 किलोमीटर इन्होंने छोड़ दिया है। रानीगढ़ लेनी बुढ़वा सड़क है, इसकी टोटल लंबाई 7.5 किलोमीटर है। इसमें 5 किलोमीटर का डामरीकरण हमारा 2024 मार्च में पूर्ण हो गया था। उसके बाद 2.5 किलोमीटर की डीपीआर हमारे द्वारा ऑफलाइन तैयार करके भेजी गई थी। वर्तमान में सारी डीपीआर ई-डीपीआर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में हमारे द्वारा इस डीपीआर को 2.5 किलोमीटर की जो अवशेष लंबाई ई-डीपीआर है उसको ऑनलाइन पोर्टल पर ई-डीपीआर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। लोहाघाट के उपजिला अस्पताल में लगातार वायरल फीवर, टाइफाइड, पीलिया और पेट दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मरीज दूर दराज के इलाकों से अस्पताल पहुंच रहे हैं। उधर अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर राजेश जोशी की माने तो बदलते मौसम के चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने मरीजों को पानी उबालकर पीने, बारिश में ना भीगने और बासी खाने से परहेज करने की सलाह दी है। जो ज्यादा अधिकतम मरीज देख रहे हैं वो वायरल फीवर वाले मरीज है और उसके साथ साथ कई बार टाइफाइड फीवर, एंट्रिक फीवर वाले पेशेंट और वायरल हेपेटाइटिस, ये सारे मरीज अधिकतम मात्रा में अस्पताल में आ रहे हैं। देहरादून में नगर निगम की 18 मार्च को पहली बोर्ड बैठक है और इस बैठक में शहर की सफाई, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और कूड़ा उठाने वाली कंपनियों के बदलाव सहित कुल 31 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वहीं इस बैठक को लेकर पार्षदों का कहना है कि बोर्ड बैठक नहीं होने के कारण वार्ड में विकास कार्य रुके हुए हैं और ऐसे में उन्हें इस बैठक का इंतजार है। उधर नगर आयुक्त ने बताया कि सभी पार्षदों को बोर्ड बैठक के प्रस्तावों की सूची सौंप दी गई है। अब तक 31 प्रस्ताव आ चुके हैं। हमारी कोशिश है कि पहली बोर्ड बैठक है, कोई हंगामा ना हो और आराम से हो जाए ये बैठक। और देखिए, हम पार्षद तो हैं ही हैं परेशान और हमारी जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आप देखिए डोर टू डोर का काम बिल्कुल जो है ज़ीरो उस पे लेवल पे चल रहा है। स्वच्छता का भी काम जो है बहुत बढ़िया नहीं चल रहा और जहाँ तक आपका विकास करें वो तो ठप ही हैं बिल्कुल। पिछले वाले जो हमारे प्रस्ताव थे वो भी आज तक कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुए। देखिए, अब तक 31 प्रस्तावों की सूची जारी की गई है बोर्ड बैठक के नोटिस के साथ में और अभी भी लगातार प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। लगभग 10 से 11 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और अतिरिक्त, और इन सभी पर व्यापक चर्चा के लिए निगम के द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं। होली पर्व के समापन के बाद बड़ी संख्या में गांव पहुंचे प्रवासी अब अपने अपने कार्यस्थलों पर लौटने लगे हैं। उधर लोहाघाट डिपो के स्टेशन प्रभारी ने बताया कि डिपो पर प्रवासियों की काफी भीड़ जुट रही है। हर दिन डिपो से दिल्ली, देहरादून, गुड़गांव और हल्द्वानी की रूटीन बसों के अलावा अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में 11 मार्च को जन सेवा केंद्र में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 25,000 रुपए, 315 बोर, देसी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस समेत चोरी की स्कूटी बरामद की है। वहीं उन्होंने बताया कि घटना का मास्टरमाइंड दिलशाद का जन सेवा केंद्र में आना जाना था। आज देखिए 11 तारीख को एक कम्युनिटी सेंटर है जहां सामुदायिक के, जहां पर जो है करीब जो है 4 बजे के करीब लूट की सूचना प्राप्त हुई थी और जहां पर जब टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तो पाया गया वहां पर 3 लोग द्वारा जो है अंदर घुसकर तमंचा दिखाकर जो है लूट की वारदात को किया गया था। साथ ही साथ उन्होंने नकाब पहन रखे थे, उस समय कोई आइडेंटिटी उनकी नहीं पता चल पाई थी। इसमें जो वादी हैं श्री अरुण पाल जी, इनके द्वारा जो उस समय तहरीर दी गई थी, तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बहुत सारी CCTV फुटेजेस और अन्य जानकारी के बाद पता चला कि उसमें जो स्कूटी का प्रयोग हुआ था वो भी जो है लक्खीबाग क्षेत्र से जो उनके वादी है उनके द्वारा जब 3 बजे शाम को पता चला दोपहर में, क्योंकि गाड़ी मिसिंग है, तब उनके द्वारा शिकायत दी गई। तब तक हमारी टीम ने स्कूटी के आधार पर उनको ट्रेस किया तो ये सब जानकारी मिल पाई, जिसमें लक्खीबाग में भी स्कूटी चोरी का मुकदमा दर्ज है। तो अभी तक इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 अन्य नाम प्रकाश में है जिनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। हल्द्वानी के गांधीनगर नाले में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि वो काफी पुराना हो सकता है। मृतक की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गांधीनगर में नाले के पास बॉडी बरामद हुई है। इसमें जो मैगेट्स डेवलपमेंट हुआ है बॉडी पे, उसी के बेस पे डिटरमाइन हो सकता है। जो फॉरेंसिक हमारे एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं उनके थ्रू पता चल सकता है कि इसमें कितने दिन पुरानी बॉडी। अभी कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बीच में ठंड का टाइम भी था,
तो कितनी पुरानी है, डिकम्पोजिशन रेट क्या है, वो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए अभी पंचायतनामा और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, बॉडी को मॉर्चरी में रखी गई। उधर विकासनगर क्षेत्र में रेस्टोरेंट में हुई आगजनी की घटना में 3 आरोपियों को पुलिस ने आसन बैराज के पास से गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों ने होली के दिन रेस्टोरेंट में होली खेलने से रोके जाने पर विवाद शुरू किया था। अपने अन्य साथियों के साथ घटना को अंजाम यहां पर दिया गया। रेस्टोरेंट संचालक की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी ने बताया कि अब भी कई आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। आज 14 तारीख को विकासनगर में वादी श्री सुरेश जी हैं, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी जो एक वाटिका नाम के आनंद वाटिका नाम से एक रेस्टोरेंट चलता है, जहां पर वो फूड सिंह के रेस्टोरेंट बने हैं, जहां पर वो परमानेंट स्ट्रक्चर ना होके इनके द्वारा केबिन टाइप के बनाए गए। वहां पर होली के पूर्व में वहां पर 2 पक्षों का हल्की कहासुनी हुई, जिसके आधार पर उनके द्वारा उन लोग को वहां से जाने के लिए बाहर कर दिया गया और पुलिस को भी सूचना दी गई कि यहाँ कोई झगड़ा हो सकता है। मारपीट और झगड़े की होने के बाद उसको जिस तरह से आवेश में आकर कुछ लोगों द्वारा मिलकर वहाँ आगजनी की गई थी, वो बहुत ही संवेदनशील प्रकरण था और इसमें कल जो है इसमें टीमों द्वारा दबिश देकर 3 लोग को इसमें अरेस्ट कर लिया गया। सागर, दिनेश, अंकुश है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुश्किलों में फंसी बीजेपी को मिला रास्ता, प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। सीएम धामी ने मारा छक्का, प्रेमचंद को लगा जोरदार धक्का। मार्च महीने का सियासी कनेक्शन कई नेताओं पर पड़ा भारी। इस बार प्रेमचंद अग्रवाल हुए शिकार। मार्च में ही त्रिवेंद्र और हरदा की गई थी कुर्सी। अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा मैं लेता हूं भगवान का नाम, बीजेपी वाले करते हैं अवैध मदरसे, लव लैंड और थूक जिहाद, क्या कर रही है सरकार। 18 मार्च को देहरादून नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक, अब तक आए करीब 31 प्रस्ताव, पार्षदों को कई उम्मीदें, शहर वासियों को समस्याओं से निजात मिलने का इंतजार।